स्टूडेंट्स, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में मैं सरोज कुमार आर यादव, प्रशिक्षक आर्य मनपा हिंदी शाला गोरेगांव पूर्व से आज कक्षा 8वीं में विषय भूगोल का पाठ देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज के हमारे पाठ का मुख्य विषय है सागरीय नितल की संरचना। बच्चों, पिछले पाठ में आप सबने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी प्राप्त किया था। आपने देखा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो भाग पाए गए हैं। पहला मेंटल और दूसरा क्रोड। मेंटल ठोस अवस्था में है, क्रोड का कुछ भाग ठोस अवस्था में है तो उसका कुछ भाग द्रव अवस्था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते समय आपने देखा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को भूपर्वती, भूपट या अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये भूपर्वती या अर्थ क्रस्ट के दो लेवल हैं। पहला अपर क्रस्ट और दूसरा लोअर क्रस्ट, जिसे ऊपरी सतह और निचली सतह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के जो भूपट का ऊपरी भाग है उसमें हमारे महाद्वीप स्थित है तथा जो निचला भाग है वह जल से भरा हुआ है, उसे महासागर के नाम से जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने महाद्वीपों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। संसार के सारे महाद्वीपों का क्षेत्रफल भूपर्वती के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग है तथा महासागरीय भाग भूपृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग के बराबर है। भूपर्वती के महाद्वीपीय भागों में आपने देखा संसार के 7 महाद्वीप, जिनको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, इन सब के बारे में आपने अध्ययन किया है। इन पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियों का भी आपने अध्ययन किया है। इनकी आकृतियों का निर्धारण सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वे के माध्यम से ऊंचाई एवं आकार के आधार पर महाद्वीपों पर पाई जाने वाली आकृतियों को समतल मैदान, पठार, पर्वत, पर्वत शिखर इत्यादि नामों से जानते हैं। बच्चों, जिस तरह की आकृतियां हमारे महाद्वीपीय भागों पर पाई जाती हैं, उसी तरह से कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो कमोवेश सारे महासागरों में पाई जाती हैं। महासागरीय नितल के अंतर्गत जिन आकृतियों का हमें अध्ययन करना है, उनका अध्ययन करने से पहले हमें जरा सागरीय नितल की संरचना के बारे में जान लेना आवश्यक है। जलमग्न भूमि की संरचना ही महासागरीय नितल की संरचना के नाम से जानी जाती है। समुद्र तल से गहराई के आधार पर एवं वहाँ की भूमि के अनुसार सागरीय नितल की संरचना निश्चित की जाती है। महासागर के नितल की औसत गहराई लगभग 3700 मीटर के बराबर है। महासागर का नितल भी पृथ्वी की तरह ऊंचा नीचा है। जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर नितल की संरचना बनती है। विभिन्न महासागरों के नितलों की रचना अलग अलग है। इस संरचना के कुछ प्रमुख प्रकार एवं साधारण क्रम आज के पाठ में हम देखेंगे। जैसा कि आपके
स्क्रीन पर दिख रहा है। महासागर नितल की प्रमुख संरचनाएं नीचे क्रम से दी गई हैं, जिनके अंतर्गत महाद्वीपीय मग्न तट या जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप, महासागरीय मैदान ओशनिक प्लेन, सागरीय पर्वत एवं पठार, ओशनिक माउंटेन एंड प्लेटो, सागरीय खाइयाँ एवं गर्तें, ओशनिक डीप्स एंड ट्रेंचेज, तथा लास्ट में सागरीय निक्षेपण या ओशनिक डिपॉजिट। इन 6 आकृतियों का हमें अध्ययन करना है। बच्चों, जिस तरह से मैदानी भागों, महाद्वीपीय भागों की विभिन्न आकृतियों का निर्धारण हम उनकी ऊंचाई, उनके आकार के आधार पर सर्वे द्वारा करते हैं, उसी तरह से हमारे महाद्वीपीय मग्न तट के नीचे पाई जाने वाली आकृतियों का निर्धारण भी उनकी गहराई, उनके आकार के आधार पर की जाती है। सागरीय नितल की संरचना का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना अति आवश्यक है, जिससे हमें अपने अध्ययन में काफ़ी सुविधा होगी। सागरीय नितल का अर्थ यह सागर के नितल का सतह का अध्ययन करना है, लेकिन सागरीय नितल की संरचना का अध्ययन करने से पहले हमें एक सी लेवल या समुद्र तट का अध्ययन कर लेना आवश्यक है। ये सी लेवल या सागरीय नितल क्या होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम आसानी से सागरीय सतह से या समुद्र सतह से ऊपर, जिसे ऊंचाई, और समुद्र सतह से नीचे, जिसे गहराई के नाम से जाने जाता है, का अध्ययन करना आसान हो जाएगा। जैसा कि बच्चों, सारे संसार के देशों ने अपने अपने अलग अलग सागरीय नितल की गहराई नापने के लिए पैमाना निश्चित किया है। हमारे भारत देश में भी समुद्र सतह की ऊंचाई नापने के लिए चेन्नई सागर के समुद्र तल को मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। उसी तरह से विश्व के अनेक देश, जैसे चाइना में चाइना सी है, सी ऑफ जापान है, सी ऑफ अरेबिया है, उसी तरह से विभिन्न देशों ने अपने अपने देश के पास के समुद्र तल को सागरीय तल की ऊंचाई मापने के लिए निश्चय किया है। सागरीय सतह का निर्धारण करने के लिए जिस सागर का चयन किया जाता है, वो देखा जाता है कि उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव न हो, शांत हो, तथा महाद्वीपीय भाग से या देश के पास हो। इन सब को ध्यान में रखकर सागरीय नितल की संरचना का मापन करने के लिए, ऊंचाई या गहराई का आकलन करने के लिए सागरीय नितल निश्चित किया जाता है। सागरीय नितल निश्चित करते समय, जैसा कि आपको मालूम है, ज्वार और भाटे, समुद्र का जल दिन में एक बार अपने उच्चतम स्तर पर होता है तथा एक बार अपने न्यूनतम स्तर पर होता है। इसी उच्चतम स्तर और न्यूनतम स्तर के औसत को 0 मानकर सागरीय सतह की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे ज्वार के समय समुद्र का पानी 500 मीटर ऊपर और भाटे के समय समुद्र का पानी 400 मीटर नीचे जाता है, तो इन 5 और 400 का योग करके उसे 2 से डिवाइड करने के बाद सागरीय नितल की जो ऊंचाई आएगी वो 450 मीटर आएगी। इसी के आधार पर सागरीय नितल की स्थापना की जाती है। बच्चों, सागरीय नितल की संरचना का अध्ययन करते समय जैसे महाद्वीपीय भागों को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सर्वे द्वारा उनका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन
सागरीय नितल की संरचना के अध्ययन के समय ऐसा नहीं किया जा सकता। सागर तल ऊपर से एकदम समतल और सपाट दिखाई देता है, लेकिन आप सबने देखा होगा जब समुद्र सतह का पानी भाटे के समय नीचे जाता है तो सागर तल की जमीन दिखाई देती है। सागर तल की जमीन भी महाद्वीपीय भाग की तरह से काफ़ी ऊंची नीची है। इसका अध्ययन करने के लिए हमारे भूगर्भवेत्ताओं ने सोनार किरणों के माध्यम से इनका अध्ययन किया है। इनके अध्ययन के समय सागरीय तल से शिप द्वारा सोनार वेव्स समुद्र तट के अंदर प्रसारित कर दी जाती है। उनकी इको साउंड के माध्यम से सागरीय आकृतियों की गहराई एवं आकार का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सागरीय आकृतियों में सबसे पहली आकृति महाद्वीपीय मग्न तट है। आप नीचे 4.2 की जो आकृति है उसमें भी देखेंगे तो बाईं तरफ महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद महाद्वीपीय तट है, फिर महाद्वीपीय जलमग्न सीमा शुरू होती है, वहीं से महाद्वीपीय मग्न तट आरंभ होते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। यह महासागरीय नितल का सबसे उथला भाग होता है। इसे ही सागर मग्न भूमि भी कहते हैं। बच्चों, महाद्वीपीय मग्न तट की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक आपसे संबंधित उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे आप गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं, सबके गांव के पास नदी, किसी के पास गांव के पास होगी, कहीं तालाब होगा, कहीं झील होगी। आपने देखा होगा जब स्नान के लिए आप जाते हैं तो जैसे ही नदी के या जलराशि के अंदर अपना पैर डालते हैं, समझिए वहीं से महाद्वीपीय मग्न तट शुरू होता है। और जहाँ तक आप पैदल जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ दूर तक आप पैरों के सहारे चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आप पैदल नहीं चल सकेंगे, आपको तैरना पड़ेगा। कुछ दूर तैरने के बाद आप थोड़ा और गहराई में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पानी का वेग बहुत तीव्र हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फिर आपको पैरों पर चलने जैसी स्थिति आ जाती है। ठीक वैसे ही महाद्वीपीय मग्न तट, समझो आप जहाँ तक पैदल चल सकते हैं वही महाद्वीपीय मग्न तट हो सकता है। महाद्वीपीय मग्न तट सागर के बिल्कुल शुरू का और महाद्वीप के अंत का, या जहाँ सागर और महाद्वीप का मिलन होता है वहीं से महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल स्लोप का आरंभ हो जाता है। यह महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार सभी जगहों पर एक जैसा नहीं है। कहीं इसका विस्तार 100 से 80 किलोमीटर तक है तो कहीं इसका विस्तार 25 से 30 किलोमीटर भी हो सकता है। इसका महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार उन भागों में सबसे अधिक है जहां महाद्वीपीय भाग बिल्कुल समतल मैदानी भाग हैं। नदियों द्वारा लाया गया निक्षेप जहां अधिक मात्रा में जमा होता है, वहाँ लंबे महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं, काफ़ी विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और सागरीय महासागरीय भाग में गर्तों की संख्या अधिक है, वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट कम विस्तृत है। इनके विस्तार का औसत लगभग 48 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई लगभग 200 मीटर या 100 फैदम के आसपास है। मानव की दृष्टि से महाद्वीपीय मग्न तट बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाद्वीपीय मग्न तट उथले होने के कारण
सूर्य का प्रकाश इनकी सतह तक आसानी से पहुंच जाता है। सूर्य प्रकाश की प्राप्ति के कारण महाद्वीपीय मग्न तट की सतह पर काई और प्लवक नामक वनस्पतियां बड़ी मात्रा में पैदा होती हैं, जो मछलियों का भोजन है। जिन्हें खाने के लिए मछलियां महाद्वीपीय मग्न तट की तरफ आकर्षित होती हैं। महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल बहुत ही जेंटिल, बहुत ही कम है। इसके ढाल की प्रवणता लगभग 1 अंश है। सूर्य प्रकाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत कम नहीं होने पाता है। पर्याप्त तापमान, भोजन की अच्छी व्यवस्था एवं समतल भाग होने के कारण यहाँ मछलियों का प्रजनन भी बड़े पैमाने पर होता है। अतः महाद्वीपीय मग्न तट मत्स्य उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तटों का निर्माण महाद्वीपीय भाग से बहने वाली नदियों, हिम नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। नदियां अपने साथ मिट्टी के महीन कण, बालू, शंख, सीप इत्यादि ला करके सागर तल में प्रक्षेपित करती रहती हैं, जिससे सागरीय महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार होता रहता है। साथ ही साथ पर्वतीय भागों से निकलने वाले हिमनद अपने साथ कंकड़ पत्थर के टुकड़े, शंख, सीप, वनस्पतियों के अवशेष लाकर महाद्वीपीय मग्न तट में निक्षेपित करते रहते हैं, जिसके कारण महाद्वीपीय मग्न तट पर विभिन्न तरह की परतें जमा होती रहती हैं और सागरीय जल के दबाव के कारण अवसादी या सेडिमेंट्री चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों में प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेष बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण महाद्वीपीय मग्न तट खनिज संसाधन की दृष्टि से काफी संपन्न है। महाद्वीपीय मग्न तट के पास से विश्व में उत्पादित होने वाले कुल खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 30% भाग इन महाद्वीपीय मग्न तटों से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई जो अरब सागर में है, वह महाद्वीपीय मग्न तट का ही भाग है, जहाँ से हमारे देश के लिए प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल का उत्पादन होता है। महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 8.6% भाग के बराबर है। महाद्वीपीय मग्न तट मानव दृष्टि से बड़े ही उपयोगी है। मानो कोई भी देश अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी सागरीय सुरक्षा के लिए जो नौसेना के अड्डों का निर्माण करती है, वह महाद्वीपीय मग्न तट के पास ही करती है। महाद्वीपीय मग्न तट मानव के लिए बड़े ही उपयोगी है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि इन्हें प्रदूषित होने से बचाया जाए। महाद्वीपीय मग्न तट के बाद जैसे ही महाद्वीपीय मग्न तट की सीमा समाप्त होती है, एकाएक समुद्र का ढाल, समुद्र का स्लोप तीव्र हो जाता है और इसी तीव्र ढाल से ही महाद्वीपीय ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत होती है। महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय समतल मैदान के बीच के भाग को महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपीय
मग्न तट का भाग समाप्त होते ही सागरीय भाग का ढाल तीव्र हो जाता है। इसे महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3600 मीटर तक हो सकती है। महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार कहीं अधिक तो कहीं कम है। सामान्यतः महाद्वीपीय ढाल की रचना या महाद्वीपीय ढाल ही महाद्वीपीय ढाल ही महाद्वीपों की अंतिम सीमा माने जाते हैं। संसार में पाए जाने वाले कुल महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 8.5% भाग महाद्वीपीय मग्न ढाल का है। महाद्वीपीय मग्न ढाल का ढाल बड़ा ही तीव्र होता है। जहाँ से महाद्वीपीय ढाल आरंभ होते हैं वहाँ का ढाल लगभग 40 अंश के आसपास हो जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल का औसत प्रवणता लगभग 3 से 4 अंश के बराबर है। यहाँ गहराई अधिक होने के कारण सूर्य प्रकाश प्रचुर मात्रा में नहीं पहुँच पाता है, जिससे यहाँ का तापमान -1 से -4 डिग्री अंश के बराबर होता है। तापमान कम होने तथा गहराई अधिक होने के कारण यहाँ सागरीय प्राणी बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन महाद्वीपीय मग्न ढाल में प्रदूषण भी कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट से आने वाले मलबे यहाँ तक बहुत कम ही मात्रा में पहुँच पाते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल और महाद्वीपीय मग्न तट के बीच झुकाव अधिक होने के कारण सागरीय जल में विक्षोभ सा उत्पन्न हो जाता है। यही विक्षोभ की जो पट्टी है वही महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल को एक दूसरे से अलग करती है। महाद्वीपीय मग्न ढाल की सीमा के बाद महासागरीय मैदान की सीमा आरंभ होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम महासागरीय नितल की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, किंतु अब तक जिन दो आकृतियों का हमने अध्ययन किया है, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल, इन्हें महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल क्यों कहा गया? इन्हें महासागरीय मग्न तट या मग्न ढाल क्यों नहीं कहा गया? ये प्रश्न आपके मन में उठता होगा। सच में देखा जाए तो ये महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल ये महाद्वीप के ही भाग हैं। इनकी जो महाद्वीपीय मग्न ढाल की अंतिम सीमा ही महाद्वीप की अंतिम सीमा मानी जाती है। इसलिए इन दोनों आकृतियों को महासागरीय नाम से न संबोधित करके महाद्वीपीय नाम से ही संबोधित किया जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल के बाद विस्तृत सागरीय मैदान का भाग आरंभ होता है। यह बड़ा ही विस्तृत मैदानी स्वरूप का होता है। महासागरीय नितल का भाग समतल और विस्तृत होता है। महाद्वीपीय मैदान पर छोटे बड़े आकार के जलमग्न टीले, पर्वत, पठार इत्यादि भू आकृतियाँ क्रम से पाई जाती हैं। महाद्वीपीय मैदान का क्षेत्रफल संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75% से अधिक भाग का है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय मैदान के बाद सागरीय पर्वत एवं पठार जैसी आकृतियाँ आती हैं। सागरीय नितल में स्थित पर्वत श्रेणियाँ जलमग्न कटक या जलमग्न पर्वत कहलाती हैं। ये पर्वत सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं।
इस जलमग्न पर्वत श्रेणियों के शिखर कहीं कहीं सागर की सतह से ऊपर दिखाई देते हैं। उन्हें हम सागरीय द्वीपों के नाम से जानते हैं। इन सागरीय द्वीपों का आकार जब महासागरीय मैदान के पर्वतीय भागों में भूकंप एवं ज्वालामुखी की सक्रियता बढ़ती है तो कभी कभी इनके आकार घट सकते हैं या कभी कभी बढ़ जाते हैं। इन महाद्वीपीय द्वीपों में अटलांटिक महासागर में स्थित आइसलैंड द्वीप तथा हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित निकोबार द्वीप समूह इसके उत्तम उदाहरण हैं। कुछ सागरों के शिखर समतल एवं विस्तृत होते हैं। उन्हें हम सागरीय पठार के नाम से जानते हैं। सागरीय पठार के रूप में हिंद महासागर स्थित छागोस का पठार एक उत्तम उदाहरण है। सागरीय खाइयाँ एवं सागरीय गर्त सागरीय मैदानी भाग में ही सागर के नितल के कुछ स्थानों पर गहरे, सकरे, तीव्र ढाल वाले विवर या गड्ढे स्वरूप सागर संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हें ही हम खाइयाँ अथवा गर्त कहते हैं। साधारणतः कम गहराई वाली भू आकृतियाँ खाई के नाम से जानी जाती हैं और अधिक गहराई वाली दूर तक फैली भू आकृतियों को गर्त के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल में गर्तों की गहराई हजारों मीटर तक होती है। प्रशांत महासागर की मरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से मध्य सागरीय जलमग्न पर्वत एवं गर्तें सागरीय नितल के सर्वाधिक सक्रिय भाग हैं। इन भागों में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सागरीय नितल का ये खाई और गर्त का क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से भी अति संवेदनशील माना जाता है। सागरीय नितल पर पाए जाने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण सागरीय सतह पर तीव्रगामी लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, जिसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। सागरीय खाइयों एवं गर्त के बाद जो अगली आकृति है वह है सागरीय निक्षेप या ओशन डिपॉजिट। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, सागरीय निक्षेप की कई आकृतियां दिखाई गई हैं। इनमें कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित। सागरीय नितल यह विश्व के सबसे निचले भाग माने जाते हैं, इसलिए यहाँ अनेक प्रकार के पदार्थों का संचयन होता है। इनका स्वरूप अलग अलग तरह से जाना जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है, महाद्वीपीय भाग में बहने वाली नदियाँ अपने साथ जो अवसाद बहा कर ले आती हैं उसे सागरीय तट के समीप इकट्ठा करती रहती है। नदियाँ दिन रात अपनी तली को काटने का काम करती हैं। नदियाँ चाहे अपने तली को काटकर सी लेवल या समुद्री सतह को प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए वो हमेशा अपनी तली को अपर्दित करती रहती है। साथ ही साथ उनके पानी के साथ बहकर आने वाले वनस्पतियों के अवशेष, महीन मिट्टी के कण इत्यादि का संचयन महाद्वीपीय मग्न तट पर होता है। इन पदार्थों को सागरीय निक्षेप के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि आपने देखा, महासागरीय खाइयों एवं गर्त वाले भागों में तरह तरह के ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। वहाँ हमेशा ज्वालामुखी
विस्फोट होते रहते हैं। जागृत ज्वालामुखी के कारण हमेशा उनके मुख से गर्म लावा या मैग्मा निकलता रहता है। यह गर्म या मैग्मा या लावा सागरीय मैदान की तलहटी में जमा होता रहता है। अधिक गहराई में, विशेषतः सागरीय मैदानों में, मृदा के अति सूक्ष्म कण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इनमें मृत सागरीय वनस्पतियों एवं प्राणियों के अवशेष भी निर्मित रहते हैं। यह संपूर्ण मिश्रण अति सूक्ष्म कणों से बना रहता है एवं महीन कीचड़ की तरह होता है। इससे साधारणतः प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष का अनुपात लगभग 30% होता है। इस महीन कीचड़ को सागरीय पंख के नाम से जाना जाता है। साथ ही कुछ ऐसे पदार्थों का संचय भी होता है जो मानव निर्मित होते हैं, जैसा कि आप लास्ट की आकृति में दाहिनी तरफ देख रहे हैं। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ सागर तल में छोड़ दिए जाते हैं। हमारे देश के तमाम पर्यटक स्थल और धार्मिक केंद्र जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जैसे उड़ीसा का जगन्नाथपुरी है, मुंबई है, द्वारिकापुरी है, इत्यादि स्थान जो सागर के बिल्कुल पास स्थित है। पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे होते हैं। वे प्रसाद के रूप में, माला फूल के रूप में या विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ सागर तल में डालते रहते हैं, जिसके कारण सागरीय निक्षेप बढ़ता रहता है। इसके अलावा आज का युग औद्योगिक युग है। संसार के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र निर्मित हैं वो सागरीय सतह पर या नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उद्योग धंधों में उपयोग आने वाले रसायन, रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोग के बाद उनके अवशिष्ट नदियों में छोड़ दिए जाते हैं या सागरीय सतह पर छोड़ दिए जाते हैं। इनका जमाव भी सागर में ही होता रहता है। इसके कारण सागर में प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये सागरीय पदार्थ जीवन एवं वहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक होते हैं। इनमें भले ही प्रदूषणकारी घटकों का अनुपात कम हो गया है, किंतु इनसे होने वाली हानि की संभावना बहुत अधिक हो गई है। महासागर के जीवन का स्वरूप समझने के लिए एवं सागरीय नितल की जानकारी प्राप्त करने के लिए निक्षेप बड़े ही महत्वपूर्ण है। निक्षेपों के एक के ऊपर एक स्तर एवं सागरीय जल के दबाव के कारण विभिन्न निक्षेपों की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन अवसादी चट्टानों का निर्माण हमारे देश के वैज्ञानिक करते रहते हैं, जिससे उन्हें खनिज संसाधन या अन्य तरह की जानकारी प्राप्त होती रहती है। इनके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक इन अवसादों के अवशेष तो सीधे प्राप्त नहीं कर सकते। उनको एक यंत्र स्टेपलर जिसका नाम है, उसकी सहायता से बोर करके अवसाद प्राप्त करते हैं और उनका अपने वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तथा तरह तरह के निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सागरीय निक्षेप के और कई कारण हैं, जैसे तूफान और चक्रवात के समय महाद्वीपीय भाग से बहने वाले पवनों के साथ मिट्टी
धूल के कण, वनस्पतियों के अवशेष हवा में तैरते रहते हैं। जहाँ इनकी रफ्तार कम होती है तो ये पदार्थ भी सागरीय नितल में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण सागरीय नितल में अवसाद बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण समुद्र सतह या समुद्री जल करता है, जिसके कारण उसका भी जमाव सागरीय नितल पर होता है। मानव द्वारा छोड़े गए विभिन्न प्रकार के उपग्रह, पानी में चलने वाले जहाज कभी कभी जब जलमग्न हो जाते हैं तो उनके अवसाद भी पृथ्वी की सागरीय सतह में जमा होते रहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने देखा महासागरीय नितल की संरचना से संबंधित इन 6 आकृतियों का, तो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, सागरीय खाइयाँ, सागरीय मैदान, सागरीय पर्वत एवं पठार। अब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी या हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मानव मछली पकड़ने के लिए किन क्षेत्रों का उपयोग करता है। आपका उत्तर होगा मानव मत्स्य व्यवसाय के लिए महाद्वीपीय मग्न तट का उपयोग करता है। सागरीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए किन भागों का उपयोग किया जा सकता है। उत्तर होगा महाद्वीपीय मग्न तट का। मनुष्य रिसर्च या विविध प्रकार के शोधों के लिए समुद्र सागरीय नितल के किन भागों का उपयोग करेगा, तो सागरीय नितल के महाद्वीपीय मग्न ढाल में सबसे कम प्रदूषण होता है। मानव उन्हीं भागों का अध्ययन या रिसर्च करने के लिए उपयोग करेगा। इसके बाद सागरीय नितल की संरचना का अध्ययन करते समय हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि सागरीय नितल के जो अवसाद हैं उनकी आयु लगभग 200 मिलियन वर्ष से अधिक नहीं है, जबकि महाद्वीपीय चट्टानों और महाद्वीपीय भागों की आयु लगभग 3200 मिलियन के आसपास है। वैज्ञानिकों के मन में यह शंका होने लगी कि आखिर 200 मिलियन वर्ष से पहले के अवसाद कहाँ गए। फिर ना यह प्रश्न वैज्ञानिकों को सताने लगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सागरीय नितल के निक्षेपों के साथ साथ सागरीय नितल के चट्टानों का भी अध्ययन किया। इससे यह पता चला कि ये चट्टानें भी 200 मिलियन वर्षों से अधिक पुरानी नहीं है। फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भूपटल की तुलना में किसी भी महासागर का नितल 200 मिलियन वर्षों से अधिक पुराना नहीं है और यह बात सर्वत्र मान्य है। इस संशोधन का उपयोग भूपट विवर्तनकीय नामक संकल्पना के अध्ययन से हुआ। महाद्वीपीय भागों का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाद्वीपीय नितल के माध्यम से बड़े पैमाने पर खनिज तत्व, चट्टान, मिट्टी के कण, प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष, खनिज संपदा, प्राणी संपदा, वनस्पतियाँ, ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित जानकारी हमें सागरीय नितल से ही प्राप्त होती है। बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ
आप देखेंगे कि आपके सामने जो दिखाई दे रहा है लहरों के साथ बहकर आए हुए पदार्थ, आप कभी भी समुद्र तट पर घूमने जाओ तो जरा बारीकी से इन चीज़ों का आप निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि सागर के किनारे दो तरह के पदार्थों का निक्षेपण हुआ है। एक प्राकृतिक है और दूसरा अप्राकृतिक या मानव निर्मित है। प्राकृतिक संसाधनों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, शंख है, सीपियां हैं और जलचर के अवशेष या जलचर है। अप्राकृतिक संसाधनों या मानव निर्मित संसाधनों में रासायनिक पदार्थ हैं, धातुएं हैं, प्लास्टिक एवं कांच के विभिन्न प्रकार के कण हैं। अब आप पुस्तक पर अपनी नोटबुक लेकर के जाएं, आपने क्या देखा है उनका विस्तार से निरीक्षण करो और अपनी कॉपी पर नोट करके ले आओ। गृह कार्य के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक हस्ताकृति दिखाई गई है। तीर के माध्यम से ये 6 हस्ताकृतियाँ दिखाई गई हैं। आपको आज के अध्ययन के आधार पर इन्हें ध्यान से देखना है और ये आकृति आप अपनी कॉपी पर बना करके इनका नामांकन करें। मैं एक बार आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहली आकृति आपको दिखाई दे रही है, जिसको 1 नंबर से दर्शाया गया है, वो सागरीय खाइयों की आकृति है। दूसरी आकृति सागरीय पर्वत की है। तीसरी आकृति आप देख रहे हैं समतल और विस्तृत भाग है, वो पठारी भाग है। चौथी आकृति स्पष्ट आप देख रहे हैं काफ़ी गहरी है, ये सागरीय गर्त की है। पांचवी आकृति जिसका स्लोप आप देख रहे हैं बहुत ही अधिक है, वो महाद्वीपीय ढाल की है। और छठी आकृति जो अंतिम आकृति है आप देख रहे हैं, जिसका ढाल बिल्कुल कम है, महाद्वीपीय भाग के बिल्कुल निकट है, वो महाद्वीपीय मग्न तट की है। हेलो।